अब हम शुरू करते हैं कि क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सबसे पहले जो जुल्म हुआ वो ये था कि कश्मीर जो आज जल रहा है, जहाँ आज जुल्म और सितम ऐसा है कि जैसे कि करबला से भी मेरे ख़्याल में ज़्यादा हो गया है इस वक्त। तो इस ज़माने के हिसाब से अगर आप देखें कि इतना जुल्म हो रहा है और सारी दुनिया जो है वो आंखें बंद करके कबूतरों की तरह बैठी हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, तारीख़ का पल मंज़र क्या है, उसकी बात कोई नहीं करेगा पाकिस्तान में। वो इसलिए कि आपने जो बड़े बड़े अजहा बनाए हैं यहाँ पर, जिनको आप कायदे मिल्लत का सुनाना धमकाना और शहीद सो शहीद, ये शहादत यहाँ बिकती है, हीरोइज़म यहाँ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है। और लीडर जो है वो ख़रीदते हैं अपनी लीडरशिप पैसे दे के लोगों के ज़मीर को ख़रीद के। ये है पाकिस्तान की जो बदकिस्मती, जो कायद आज़म ने बिल्कुल इसके मुखालिफ हमें तरबियत दी थी। उन्होंने कहा था कि ये कौम तुम्हें दी है, इस पर अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने इस अजीम ज़मीन को हर चीज़ दी है, लेकिन इन लोगों ने सब ने तबाह किया। सबसे पहले आपको मालूम है, आप जानते हैं या आपके नाज़रीन जो है इनको पता है कि सबसे पहले कश्मीर कैसे गंवाया गया। कश्मीर ऑफ़र किया गया था एक सिल्वर प्लेटर पे, यानी चांदी की थाली पे, और किसने, जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल। हालांकि जो जवाहरलाल नेहरू था वो उसका इसके साथ उसमें एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ा लीडर था, बहुत ताकतवर लीडर था। उसने लियाकत अली ख़ान को ऑफ़र किया कि कश्मीर आप ले लें और हैदराबाद दक्कन जो है उसको आप छोड़ दें हमारे लिए। हैदराबाद दक्कन कहाँ है, पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़। और निज़ाम हैदराबाद जो था उसने पाकिस्तान के से इलाक़ का भी अनाउंस नहीं किया था, सिर्फ वो जूनागढ़ ने किया था। और कश्मीर का तो आपको मालूम कि उसका जो डोगरा था वो करना चाहता था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मौजू नहीं समझा कि उसको मिलें, तो बुलाएं, इज़्ज़त से कहें कि भाई देखो ये हमारे मुसलमान हैं, हम आपको महाराजा रहने देंगे और आप वहाँ पर करें, पाकिस्तान की आप एक बड़ा सूबा होंगे। लेकिन उन्होंने गवारा नहीं समझा, मिलने की बजाय किसी को भेज दिया उधर कि उसको कहो कि ये तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो वो ज़ाहिर है उस वक्त नेहरू और जो था क्या नाम है इसका, माउंटबेटन एक बड़े पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन था और कायद आज़म से उसको बड़ा हसद था, क्योंकि कायद आज़म अब उसके सामने एक बहुत अजीम इंसान लगते थे। तो ये जब बना तो इसने ये ख़ुद प्लान कर रहा था कश्मीर ऑपरेशन। ये हमारे जनरल मैसरवी जो पहले कमांडर चीफ़ थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं दिल्ली गया तो मैं हैरान हो गया देख के कि वहाँ पे ऑपरेशन रूम में माउंटबेटन और नेहरू जो थे इकट्ठे और ये प्लान कर रहे थे कश्मीर में जहाँ अपना एयरलिफ्ट करने के लिए। तो कश्मीर की जंग फिर शुरू हुई। तो फिर जो हमारे जो ये थे जनरल अकबर वगैरह जो बाद में कॉन्स्पिरेसी में आए हैं, जनरल हयाउद्दीन और जनरल इफ्तिखार थे एक बहुत ज़बरदस्त जनरल, जिनको कायद आज़म ने जो मुस्तकबिल का कमांडर इन चीफ़ उनको एयर मार्क किया था। वो बहुत ज़बरदस्त जनरल थे। बदकिस्मती से वो एक हादसा में जंगशाही में वो क्रैश हुए, लेकिन कोई उसका कभी मालूम नहीं हुआ कि कैसे वो क्रैश हुआ और क्यों हुआ वो क्रैश। वो थे और ब्रिगेडियर शेर थे, ये दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग लोग थे। इनके बाद फिर बदकिस्मती पाकिस्तान की कि वो, लेकिन उसके बाद मसरवी के बाद जब आया तो कश्मीर में जंग शुरू हुई। और जब हमारे लोग वहाँ पर 3 मील या 4 मील के फासले पे थे, लश्कर वगैरह जो थे, और ये हमारे आर्मी के जो जर्नैल थे, इन्होंने लियाकत अली ख़ान से कहा कि हमें 1000 राइफ़लें चाहिए, जो कि एनफील्ड राइफ़ल दूसरी जंग अज़ीम की, जो कि हमारी आर्मी में जंग लग रहा है जिनको, और उनके साथ अगर 100 गोलियां मिल जाएं तो पुंछ के जो नौजवान हैं उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद करेंगे। वरना कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी थे उस वक्त कोई किसी किस्म की इंसरेक्शन या कहते बगावत नहीं हो रही थी। कश्मीरी जो था वो कहते हाथों कहते थे ना, आपू धुपलक्षी तो ठुश करशी, उसको बंदूक दी जाती तो वो कहते मैं तो बंदूक नहीं चलाता, धूप में रखो तो खुद ठुश कर दे। तो वो उस वक्त कश्मीरी थे, वो अपना दल लेक थे, ये थे,
अमन वाले लोग थे, उनको नहीं जंग वंग की बात थी, खूबसूरत वैली थी स्विट्ज़रलैंड की तरह, तो उनको अब यू कांट ब्लेम देम। लेकिन ये था कि उस वक्त कोई ऐसी कश्मीर के अंदर वो नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा पुंछ से हम 1000 बंदे देते हैं। तो लिखा तारीख़ में ये है कि लियाकत अली ख़ान ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं आपको कश्मीर यूनाइटेड नेशन में जाके लेके दूंगा, पूरा कश्मीर। और वो आज आप देख रहे हैं कि वो कश्मीर हमें यूनाइटेड नेशन में पिछले 17 साल से क्या हुआ, 70 साल से क्या हुआ। तो ये तारीख़ के पस मंज़र हैं जो लोगों को नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप 65 की जंग पे छलांग ना मार दें, आप 65 की जंग के पस मंज़र को देखें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मशीयत को के ऊपर जुल्म कैसे हुआ, पाकिस्तान की कौम के जुल्म कैसे हुआ, गुर्बत क्यों बढ़ी और करप्शन और अमारत क्यों बढ़ी। तो ये जो चीज़ें हैं ये नौजवानों को, नौजवान हैं या 60 साल 70 साल वालों को कोई मालूम नहीं पाकिस्तान का, क्योंकि जो तारीख़ लिखी गई है वो इतनी उसमें मुगालबा और झूठ लिखा गया है और लिखवाया गया है, और आपके हुक्मरानों ने लिखवाया है। वो मैं बताता हूँ आपको साथ साथ। अब जब ये कश्मीर चला गया तो उसके बाद क्या होता है, कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि लियाकत अली ख़ान को कि तुम फ़ौरन पाकिस्तान की कौम को कॉन्स्टिट्यूशन दो, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो, फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मुस्तकबिल को देखे, और उसमें मज़हब का कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कौम बनती हैं वो इक़्तिसादियात पे बनती हैं। मज़हब जो है हर एक इंसान का अपना, एक इंसान जो है उसने अल्लाह को जवाब देना है, उसको बचाना है, उसको उसके बिहाफ पे ना कोई वकील होगा, ना उनका बाप ना दादा होगा। समझते हैं आप? इस पे यकीन है कि उन्होंने कहा था मज़हब जो है वो बड़ा सेक्रेड, यानी बहुत एक ज़ाती रिश्ता है अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान, इसलिए उसको इक़्तिसादियात में ना मिलाएं, और जो है आप अपने किरदार को ऊँचा करें, अपने किरदार को, जो कि, और हर जगह उन्होंने कहा कि आप इस्लाम की तरबियात पे उनके ऊपर अमल करें। हर जगह वो ये कहते रहे, और उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि इंसान का किरदार बनाओ। यही उन्होंने जब 1 करोड़ रुपया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया, ये 1940 की बात है, और 2 करोड़ सिंध मदरसा को, 1 करोड़ इस्लामिया कॉलेज को, कोई बात नहीं करता इसकी, क्योंकि ये जो है छोटे छोटे मामूली ये जो है एक रोडेंट्स में बुलाता हूँ, चूहे हैं ये आपके जो बने, ये जो पिछले कई सालों से 30-40 साल से है, ये क्या चीज़ें हैं? इनमें इनकी हैसियत क्या है? मैं तो इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कईयों को मैंने इनको देखा है इनकी हालत में, कि ये शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट पे दोनों भाई खड़े हुए, और वो जो मैनेजर था वो मुझे चेक इन मैनेजर करवा रहा था, और ये इन्होंने मैसेज भेजा कि हमें ज़रा अपग्रेड कर दे इकानमी से सोनी क्लास में। ये मेरे सामने हुआ, तो ये इनकी हैसियत है। अच्छा, उसके बाद जरदारी, इसके बाप को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता इस वक्त। लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है, मैं इनको कोई हैसियत मैं ना समझता हूँ। मैंने टीवी पे आपकी ये है बड़े वो एंकर हैं, बड़े बनते एंकर, वो उनको मैंने जब कहा था कि मैं तो इसको नवाज़ शरीफ को नहीं मानता, तो हैरान होकर कहने लगे आप उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ये झूठा आदमी है और ये करप्ट आदमी है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त मैंने कहा, तो उसने कहा अच्छा कोई और बात के, मुशर्रफ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैंने कहा मैं बात ख़त्म करना चाहता। तो उसने कहा नहीं, मैं अपना आई यूज़ माई प्रोगेटिव एज एंकर टू चेंज द सब्जेक्ट। तो बाद में मैंने कहा आप लोग सच बोलने की आप में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। मॉरल करेज जो होती है वो करेज होती है, बहादुरी जो है वो मॉरल होती है। फिज़िकल मारी वो पहलवान के लिए होती है या बॉक्सर के लिए। मॉरल करेज होती है इंसान को सिर्फ अल्लाह का खौफ हो तो फिर बात सीधी करता है। बहरहाल वो हो गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान को 2 साल 2.5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन ना दी। फिर वो मौलाना मौदूदी और उसका जो एक उनका चेला था वो मोहम्मद अली चौधरी, मोहम्मद अली जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इनको कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देंगे, आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। इलेक्शन में आप कैसे इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है।
तो आप इस्लाम को उठाएं, इस्लाम का नाम, और ये हम मजहबी लोगों को ये आपको वोट देंगे, तो इस वक्त आप ये करें। तो ये सारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद है, ये सारा जमात इस्लामी का बनाया हुआ था। और वो सादा जो लियाकत अली ख़ान मरहूम जो थे, वो सादा थे, वो कायद आज़म का कोई मुकाबला ही नहीं था, उनके हज़ारों हिस्सा भी नहीं थे जहनी में उसमें। और वो असल में कैंडिडेट नहीं थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के सबसे पहला कैंडिडेट जो कायद आज़म ने जिनसे पूछा था, वो था नवाब भोपाल। लेकिन नवाब भोपाल ने कहा कि वो बड़ी, उनकी रियासत बड़ी अच्छी रियासत थी, वो बड़े इंसाफ और मतलब इक़्तिसादियात सब चीज़ जो थी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा ये इस बंदे का तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का और रूलिंग का, तो ये इंसान भी अच्छा है। लेकिन उसने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने नवाब बहावलपुर से पूछा, और नवाब बहावलपुर ने यही जवाब दिया कि बहावलपुर स्टेट भी बड़ी सुंदर, कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त स्टेट थी, रन की जाती थी। उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके बाद फिर कायद आज़म को आखिर में यही था कि लियाकत अली को बनाया जाए। और वो फिर मुस्लिम लीग में ऐसी इस वक्त सिचुएशन थी कि वो और किसी को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उस वक्त ये हिंदुस्तान, ये नेहरू वगैरह की जो थी, वो कैबिनेट कमीशन के बाद कायद आज़म मुस्लिम लीग को हिलाना नहीं चाहते थे। वो कहते कि जो जैसे जा रही है अब जाने दो, उम्मीद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दे देगा। नहीं दी, जंग हो गई, जंग को कहा यूएन में ले जाऊंगा। उसके बाद की तारीख़ में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन अपना ये था मोहम्मद अली बोगड़ा और सोहरावर्दी और सिकंदर मिर्ज़ा, ये कोई करप्ट नहीं, इनमें कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। सिकंदर मिर्ज़ा सबसे गरीब था इनमें से। जब वो मरा है तो उसके पास 250 पाउंड थे और वो एक होटल में काम कर रहा था। ये बड़ी शर्म की बात है। और उसकी बॉडी को नहीं लाने दिया। वो उस वक्त याया ने टेक ओवर किया हुआ था, तो उसको कहा गया था, तारीख़ में ये लिखा है कि अयूब खान ने उसको कहा कि उसकी बॉडी को यहाँ ना आने दो, लेकिन उसको शहनशाह ईरान ने शाही वो दिया। तो इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला जो देता है, उसको कोई इंसान उसको नहीं रोक सकता।